Alright जी, so depreciation question number 2. अजीब कमिंस बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 2014. अजीब एक बंदे का नाम है जिसने 1 अक्टूबर 2014 को बिजनेस स्टार्ट किया है, डिलीवरिंग पार्सल्स टू कस्टमर्स होम. परचेज अ मोटर वैन ऑन दैट डेट. द डिटेल्स आर एज फॉलोज. उसने एक मोटर व्हीकल परचेज किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिसमें परचेज प्राइस 9,600 है. उसकी यूजफुल लाइफ ऑफ मोटर वैन जो है वो 3 इयर्स है. एंड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो $1,200 आ रही है. रेजिडुअल वैल्यू यानी कि 3 साल बाद अगर उसको स्क्रैप के दाम पे बेचोगे तो भी वो $1,200 की बिक जाएगी. Ajib is undecided whether to use the straight line method or the diminishing, which is the RBM reducing balance method, to depreciate the motor van. If Ajib uses the diminishing reducing balance method, the annual rate of depreciation charge would be 50%. तो कह रहा है कि अगर मैं आरबीएम मेथड यूज करूंगा तो मैं रेट 50% रखूंगा. अच्छा देखें अगेन, आपको कुछ मार्क्स वो दे रहा है ना फ्री के, कुछ मार्क्स मुश्किल है तो कुछ मार्क्स आसान है. आपसे पहले पार्ट में पूछता है एक्सप्लेन द टर्म डेप्रिसिएशन. तो इट इज अ मेथड टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है वो लिख दी, हमें हमारे 2 मार्क डेफिनेशन के मिल गए. फिर कहता है complete the following table to show the depreciation to be charged for the years ended 30th September 2015, 2016, 2017 using the straight line method and the diminishing RBM method. तो यार स्ट्रेट लाइन मेथड में तो बहुत सिंपल है ना. क्यों? क्योंकि देखो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में याद है मैंने कहा था सवाल बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला एसएलएम का इस्तेमाल होना है. एसएलएम के दो फॉर्मूला थे, एक था कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, दूसरा था कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट. पिछला जो सवाल किया उसमें जहां एसएलएम मेथड इस्तेमाल हुआ था वहां रेट गिवन था, तो हमने कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया. ये जो सवाल गिवन है इसमें एसएलएम मेथड का रेट नहीं गिवन. आप देखो सिर्फ जो रेट गिवन है ना यहाँ पे, वो उसने लिखा हुआ है किसका, आरबीएम मेथड का रेट गिवन गिवन है जो 50% गिवन है. एसएलएम मेथड का रेट नहीं गिवन. लेकिन हाँ, जो फर्स्ट फॉर्मूले के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती है कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ, वो तीनों चीजें इस सवाल में गिवन है. तो क्या मैं मोटर व्हीकल का एसएलएम मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस डेफिनेटली कर सकता हूँ. 9600 कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू 1200 है और यूजफुल लाइफ 3 इयर्स है. तो आई विल डू व्हाट, मैंने एसएलएम का फॉर्मूला यूज किया, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, क्योंकि दूसरा वाला फॉर्मूला इस केस में इस्तेमाल हो नहीं सकता. तो मैंने कहा कॉस्ट है जो परचेज प्राइस मैंने पे किया है 9600, वो स्क्रैप वैल्यू है मेरे पास जिसको यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू भी लिखा हुआ है. इट्स द सेम थिंग, आपने कंफ्यूज नहीं होना. स्क्रैप वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू इसका मतलब सेम होता है. कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 1200 डिवाइड बाय जो यूजफुल लाइफ है उसकी 3 इयर्स. तो 9600 माइनस 1200 डिवाइड बाय 3 आप अगर अपने कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास डिप्रिसिएशन चार्ज आएगा 2800. और आपको पता है कि एसएलएम मेथड के अंदर अगर एक एसेट को एसएलएम मेथड से डिप्रिशिएट किया जाए तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 या इवन उसकी अगर उससे भी ज्यादा यूजफुल लाइफ हो, उसका डिप्रिसिएशन चार्ज हर साल सेम रहता है. तो एसएलएम मेथड के लिए उसने बोला था कि अगले 3 सालों का डेप्रिसिएशन चार्ज बताओ. तो हमने 1 साल का कैलकुलेट किया ईयर 1 का, और हमने बोला कि हमारी नॉलेज है ये कि भाई एसएलएम मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज जो है वो सेम रहता है, अगर तो आपने कोई फर्दर एसेट खरीदा बेचा नहीं है तो हमने तो यहाँ पे कुछ एसेट नहीं खरीदा, एक ही एसेट खरीदा, उसी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो अगले 3 सालों तक सेम रहेगी. 2800, 2800, 2800. तो ये देखे मैंने एसएलएम मेथड में 3 सालों में लिख दी कि भाई आपकी डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड के थ्रू मोटर व्हीकल पे कितनी रहेगी, वो हर साल जो है 2800 ही रहेगी. अच्छा फिर दूसरे कॉलम में उसने आरबीएम मेथड का पूछा हुआ है. आरबीएम मेथड के लिए अब आपको पता है कि भाई हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, और आरबीएम मेथड के अंदर जो रेट लगता है वो किस पे लगता है, नेट बुक वैल्यू पे लगता है. लेकिन पहला साल जो कि फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2015 है, क्योंकि ये एसेट ब्रांड न्यू आपने खरीदा है, तो पहले साल मैंने आपको बताया था कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हुई नहीं, कोई पुरानी डेप्रिसिएशन नहीं है. तो जो इस एसेट की कॉस्ट है, जो इस मोटर वैन की कॉस्ट है 9600, वही इसकी नेट बुक वैल्यू भी है. तो पहले साल तो इसी 9600 के ऊपर आप 50% का रेट चार्ज कर दोगे. तो ईयर 1 हमारा जो स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हो रहा है, तो एंड कब होगा, जाहिर सी बात है 31 सितंबर 2015 को एंड होगा. तो इसको मैंने मेंशन कर दिया, ये ईयर 1 है. अगला साल 1 अक्टूबर 2015 को स्टार्ट होकर 31 सितंबर 2016 को एंड होगा, ये हमारा ईयर 2 है. और तीसरा साल हमारा 1 अक्टूबर 2016 को स्टार्ट होकर 31 सितंबर 2017 को एंड होगा, तो ये हमारा ईयर 3 है. आरबीएम मेथड से जब हम चल रहे हैं तो पहले मैंने फॉर्मूला लिखा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई आरबीएम मेथड में नेट बुक वैल्यू पे रेट लगता है, और नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसके ऊपर आप लगाते हो रेट. तो ईयर 1 के अंदर फिर मैंने ये बात जो अभी अभी करी कि भाई जो कॉस्ट है वही नेट बुक वैल्यू है. क्यों? क्योंकि ईयर 1 में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई भी, एसेट ब्रांड न्यू है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 है. तो कॉस्ट माइनस 0, फिर आपकी जो नेट बुक वैल्यू है वो कॉस्ट के ही बराबर है.
तो ईयर वन में मैंने क्या किया, जो कॉस्ट थी एसेट की 9,600, और आरबीएम मेथड में जो रेट गिवन था 50%, 9,600 टाइम्स 50% किया, तो डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईयर वन कितना निकल के आ गया, $4,800 निकल के आ गया। लेकिन अब जब मैं दूसरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो अब देखो एसेट को एक साल पुराना हो गया, उस पर एक साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,800 है। टोटल डेप्रिसिएशन एक ही साल की 4,800 है। तो अगले साल जो 50% का रेट चार्ज होगा, वो अब नेटबुक वैल्यू पे चार्ज होगा, और अब नेटबुक वैल्यू कॉस्ट के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ईयर टू पे जब आप पहुंचे हो, तो ऑलरेडी एक साल की डेप्रिसिएशन चार्ज लगी हुई है। तो अब आपने क्या किया, जो कॉस्ट थी 9,600, उसमें से एक साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,800 माइनस की। 9,600 माइनस 4,800 की आपके पास नेटबुक वैल्यू आएगी, जो कि 4,800 के बराबर है। उस पे आपने आरबीएम मेथड का रेट 50% लगाया, तो आपके पास डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी निकल के आ गई, ईयर टू की डेप्रिसिएशन चार्ज निकल के आ गई $2,400। जब आप ईयर थ्री पे पहुंचोगे, तो अब ईयर थ्री पे आपके एसेट 2 साल पुराना हो गया है। 2 सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, पहले साल की 4,800, दूसरे साल की 2,400। अगर 4,800 प्लस 2,400 करो, तो थर्ड ईयर की जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, 2 सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,800 प्लस 2,400, 7,600 आपके पास निकल कर आ जाएगी। इसको अगर आप कैलकुलेटर पे डालो तो 7,600 है कि ज्यादा है, चेक कर लेते हैं। 4,800 प्लस 2,400, 7,200 आ रही है। अच्छा, ये 7,200 आ रही है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये 76 नहीं है, ये 7,200 है। यस, ये 7,200 है। तो अब 9,600 जो कॉस्ट थी, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो 7,200 है, तो दोनों सालों की मिला के, तो आंसर नेट बुक वैल्यू आ रही है 2,400। और उस 2,400 पे अगर आप 50% चार्ज करो, तो आपका ईयर थ्री का डेप्रिसिएशन चार्ज आ रहा है कितना, $1,200 निकल के आ रहा है। तो जैसे मैंने बताया था कि आरबीएम मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन क्या होती रहेगी, डेप्रिसिएशन का चार्ज कम होता रहेगा, तो वैसे ही हो रहा है, हर साल डेप्रिसिएशन का चार्ज कम होता जा रहा है। पहले साल 4,800, अगले साल 2,400, उसके अगले साल 1,200। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आरबीएम मेथड में रेट नेटबुक वैल्यू पे लग रहा है, और नेटबुक वैल्यू हर साल क्या हो रही है, हमने देखा डिक्रीज हो रही है, बिकॉज नेटबुक वैल्यू का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होती जा रही है, और कॉस्ट की तो फिगर फिक्स है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती जा रही है, नेट बुक वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से जो चार्ज फॉर एयर है वो हर गुजरते साल आपका कम होता जा रहा है। 4,800, 2,400 और 1,200, ये हमारे आरबीएम मेथड के थ्रू तीनों सालों के डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट होकर आ गए 6 मार्क्स के अगेन। फिर पार्ट सी में कहता है, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ अजीब यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड व्हेन डेप्रिशिएटिंग द मोटर वैन। तो भाई एक एडवांटेज जो एसएलएम मेथड का है, वो ये है कि वो बहुत इजियर टू कैलकुलेट है। ठीक है ना, एक साल की कर ली कैलकुलेट, अब अगले 2-3 साल खींचते रहो, जितनी भी यूजफुल लाइफ है वो सेम डेप्रिसिएशन चार्ज है, तो इट इज इजियर टू कैलकुलेट। और इसी वजह से इसमें टाइम भी सेव होता है, तो टाइम सेविंग, तो उसने एक मांगा था, आप कोई सा भी एक लिख दो तो आपको मार्क मिल जाएगा। देन अगर उसके आगे बढ़े पार्ट डी में, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ अजीब यूजिंग द आरबीएम मेथड व्हेन डेप्रिशिएटिंग द मोटर वैन। तो मैंने आपको बताया था आरबीएम मेथड का एक फायदा ये है कि मोटर वैन या इस तरीके के मशीन बेस्ड नॉन करंट एसेट्स, जो कि गुजरते सालों के साथ उनकी रिपेयर कॉस्ट अगर बढ़ जाती है, तो रिपेयर कॉस्ट बढ़ने की वजह से हम ये कहते हैं कि भाई आरबीएम क्योंकि इनिशियल ईयर में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, बाद के सालों में डेप्रिसिएशन कम चार्ज करता है। तो इससे होता ये है कि जो ओवरऑल बर्डन होता है नॉन करंट एसेट का, जो कि इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस जा रहा होता है, वो ओवर द ईयर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक बात लिखी, द बर्डन ऑफ एसेट विल बी डिवाइडेड इक्वली ओवर द ईयर्स। या फिर इस तरह उसके एक्सप्लेनेशन में लिख दिया, द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन वुड बी इक्वलाइज बाय राइजिंग रिपेयर, के हर साल की जो डेप्रिसिएशन का चार्ज डिक्रीज हो रहा है, वो बैलेंस आउट हो जाएगा बाय द राइजिंग रिपेयर कॉस्ट फॉर एसेट सच एज मोटर व्हीकल एंड मशीन। देन आगे, Ajib is considering proposal one, charging the total purchase price of the motor van to the 2015 income statement। ये तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दी थी, अगर आप याद करो, मैं कहता एक मोटर व्हीकल खरीदी, और मैं क्या उसको अगर पूरी पूरी की पूरी गाड़ी को उसी साल के एक्सपेंस ट्रीट कर लूं, तो ठीक होगा गलत होगा? तो जवाब है बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी अगले कई सालों तक मुझे पैसे कमाने में मदद करेगी। तो अगर एक चीज मुझे अगले लेट से, इस गाड़ी 3 साल की यूजफुल लाइफ है, 3 सालों तक मुझे बेनिफिट देगी, और मैं इसकी पूरी कॉस्ट को अगर सिर्फ 2015 की इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर दूं, तो दिस विल गो अगेंस्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि कहता है कि अगर एक चीज 3 सालों तक तुम्हें रेवेन्यू कमाने में मदद कर रही है, तो उसकी कॉस्ट को भी अगले 3 सालों तक मैच कराओ। ये नहीं कि पूरी कॉस्ट एक साल में लिख दी और रेवेन्यू जो है वो अगले 3 सालों तक कमाते रहता है। और फिर प्रपोजल टू क्या है, यूजिंग आरबीएम मेथड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द मोटर वैन इन 2015, एंड देन
टू चेंज द टू द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर 2016 एंड 17। तो क्या ये ठीक है? पहले कह रहा है 2015 में आरबीएम यूज करो, फिर 16 और 17 में जो है वो आप जनाब एसएलएम पे आ जाओ। तो दिस विल गो अगेंस्ट द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जो कि क्या कहता है कि भाई आपने अपनी पॉलिसीज, मेथड और रेट में कंसिस्टेंट रहना है, अपनी मर्जी से उसके अंदर चेंजेस नहीं लानी। तो अब उसका अच्छा अगला रिक्वायरमेंट भी यही है। उसने कहा नेम एंड एक्सप्लेन which accounting concept would not be complied if Ajib implemented this proposal। तो प्रपोजल वन में तो मैंने बताया मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि भाई आप पैसे अगले 3 साल तक कमाओगे। मैचिंग वन मींस के भाई देखो, अगर गाड़ी वो कह रहा है प्रपोजल वन में कि टोटल परचेज प्राइस को जो है ना, पूरी 9,600 की जो कॉस्ट है, उसको कह रहा है कि वो आप इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस डाल दो। भाई अब वो गाड़ी की यूजफुल लाइफ 3 साल है, वो 2015 के साथ साथ 2016 और 17 में भी रेवेन्यू कमाएगी। तो जब एक चीज आपको अगले 3 साल तक या अगले 3 सालों तक रेवेन्यू कमाने में मदद कर रही है, तो डज इट मेक सेंस कि आप उसकी पूरी कॉस्ट को पहले साल की इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर दो? भाई अगर रेवेन्यू 3 सालों में आ रहा है डिवाइड होके, तो कॉस्ट भी जो है इनकम स्टेटमेंट के अंदर 3 सालों में डिवाइड होके जानी चाहिए। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेवेन्यूज ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर आर टू बी मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम अकाउंटिंग ईयर। यानी कि आपने अगर ईयर वन के अंदर उस गाड़ी से पैसा कमाया है, तो ईयर वन के अंदर उस गाड़ी की कुछ कॉस्ट का पोर्शन डालो। फिर ईयर टू में उस गाड़ी से पैसा कमाया, तो ईयर टू के अंदर भी उस गाड़ी के कॉस्ट का कुछ पोर्शन डालो। ईयर थ्री में पैसा कमाया, तो ईयर थ्री के अंदर भी उसकी गाड़ी की कॉस्ट का कुछ पोर्शन डालो, ताकि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस आपसी में बराबर हो सके। तो पहला प्रपोजल के आगे हमने लिख दिया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, और उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। रेवेन्यूज ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर आर टू बी मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम ईयर। और दूसरा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कि भाई आप अपनी मर्जी से चेंजेस नहीं कर सकते मेथड और पॉलिसीज के अंदर, यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन नॉट वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस, आप उसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है कि चेंज ही नहीं करा सकते, अगर चेंज करना वुड रिजल्ट इन अ मोर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, तो आप चेंज करा सकते हो। बट यहाँ तो एक बड़ा ही अजीब सा है ना, कि आप पहले एक क्लास ऑफ एसेट को कह रहे हो कि मैं उस पर आरबीएम चार्ज करूं, फिर सेम क्लास ऑफ एसेट को आप कह रहे हो एसएनएम चार्ज करूं। तो वो तो फिर ठीक नहीं है, वो तो फिर आप अपनी मर्जी चला रहे हो, एंड दैट विल गो अगेंस्ट द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट, अब देखो वो एक छोटी बात हमने करी, तो वो छोटी बात भी यहाँ टेस्ट हो रही है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली। कह रहा है अजीब ऑल्सो इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। इसमें उसने मोटर वैन डिलीवरी ली है मोटर वैन की फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, उसने पेट्रोल डलवाया है मोटर वैन के अंदर, उसने जो है वो अपने बिजनेस का नाम लिखवाया मोटर वैन के ऊपर, और उसने मोटर वैन की इंश्योरेंस कराई है। और कहता है कि बताओ कौन सा एलिमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स व्हिच आर इनकर्ड ऑन अ नॉन करंट एसेट। अब मसला ये है, तो चारों एसेट, चारों एक्सपेंसेस नॉन करंट एसेट पे लगे हैं। तो फिर मैंने आपको उसको और डिफाइन किया था, एनी कॉस्ट इनकर्ड ऑन अ नॉन करंट एसेट टू ब्रिंग इट इनटू इट्स करंट लोकेशन। तो पहली वाली जो कॉस्ट है डिलीवरी ऑफ मोटर व्हेन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से अपने ऑफिस में लाने की जो कॉस्ट लगी है, ट्रांसपोर्टेशन, टू ब्रिंग द नॉन करंट एसेट इनटू इट्स करंट लोकेशन जहां आपने उसको इस्तेमाल करना है, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो नंबर वन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा। तो मैं बताया था एनी कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द नॉन करंट एसेट इनटू इट्स यूजेबल कंडीशन, कि उसको उसको यूजेबल कंडीशन में लेके आया जाए। तो जो आइटम नंबर थ्री है, साइन राइटिंग द बिजनेस नेम ऑन द मोटर वैन, तो जब तक आप उसके ऊपर साइन राइटिंग नहीं करवाओगे, एज कुछ बिजनेसेस की बाकी पॉलिसी होती है, तो उस तरीके की आप देखते हो ना कि जिस तरीके की एयरलाइंस वगैरह होती है, कि भाई जब तक हमारा नाम गाड़ी पे नहीं होगा, हम गाड़ी को इस्तेमाल में नहीं लेके आएंगे। तो साइन राइटिंग वाली चीज सेकंड उसमें आ गई। तो ब्रिंग द नॉन करंट एसेट इनटू यूजेबल कंडीशन। और फिर दो और थे, एनीथिंग विच इंप्रूव्स द यूजफुल लाइफ और एनीथिंग विच इंप्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ नॉन करंट एसेट, लेकिन वो इसमें नहीं है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये था डे टू डे खर्चा। तो आप अगर गाड़ी के अंदर अपना फ्यूल डलवा रहे हो, तो वो डे टू डे खर्चा है, सो दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से आइटम फोर, इंश्योरेंस, आपने हर साल इंश्योरेंस करानी होती है गाड़ी की, तो वो भी आपका एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हमने ये चारों रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इसको आइडेंटिफाई करके दे दी है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो